हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो जैसा कि अब आपके पास समय बहुत कम है और इस समय हम फुल रिवीजन कर रहे हैं। डेली रिवीजन क्लास आपको मिल रही है। सीडीपी के महत्वपूर्ण टॉपिक, ईवीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक, भाषा के महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करा दिए गए हैं। और आज हम सीडीपी की यानी पूरी सीडीपी का रिवीजन करेंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, यानी सीडीपी का हम रिवीजन करेंगे। जैसे बाल विकास के सिद्धांत हैं हमारे, जीन प्याजे हैं, ठीक है, और कोहल वर्ग हैं। कोहल वर्ग के साथ हमारे ली वाइगोस्की हैं। ठीक है, समाजीकरण है, समाजीकरण की क्या भूमिका है, प्रक्रिया है, प्रगतिशील शिक्षा है, बुद्धि के सिद्धांत हैं, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी है, आपकी अभिप्रेरणा है, अधिगम क्षमताएं हैं, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, आरटीई एक्ट 2009 है। और वीडियो आपकी लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसका फुल रिवीजन करेंगे। अधिगम क्या है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप अवश्य बने रहें और पूर्ण धैर्य के साथ आप सीडीपी का फुल रिवीजन करें, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिन्होंने अपने नोट्स नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो आज उन बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिन्होंने अपने खुद के नोट्स नहीं बनाए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहती है। और जो भी वीडियो आपको पहले भी मिल चुकी हैं आप उन्हें भी अवश्य देखें। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम बाल विकास। ठीक है, बाल विकास क्या है? तो हरलॉक के अनुसार परिपक्वता की दिशा की ओर एक व्यवस्थित एवं सुसंबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला होती है, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं या विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है, ये हरलॉक ने दी है आपकी। और स्किनर के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमे होने वाली प्रक्रिया है। यानी जो विकास है वो सतत यानी हमेशा चलता रहता है और ये धीमे धीमे होने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज रात को हम सोए और कल सुबह ही हमारा चाहे मानसिक डेवलपमेंट हो और चाहे हमारा फिजिकल हो, ठीक है, शारीरिक हो, या फिर हमारा सामाजिक हो। ठीक है, यानी जो हमारा विकास होता है और ये 3 तरह का होता है। आपका शारीरिक होता है, मानसिक होता है और आपका सामाजिक होता है। तो ये निरंतर चलती रहती है। और ये क्या है कि एक व्यवस्थित है, यानी एक व्यवस्थित तरीके से चलती है और सुसंबद्ध परिवर्तनों की श्रृंखला है। यानी विकास जिस तरीके से धीरे धीरे होता है उसी तरीके से क्या है कि परिवर्तन भी होता रहता है। और ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपका इससे फुल रिवीजन होगा। बाल विकास के सिद्धांत, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, यानी अब इसमें क्या है कि एक निश्चित प्रतिरूप के अनुसार विकास होता है। जैसे कि सिरोपुच्छी, और यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है सीटेट में। सिरोपुच्छी या मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं क्रम। यानी विकास पहले सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहले सिर का विकास होगा और फिर नीचे का। ठीक है, सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे पहले सिर बना, फिर गर्दन, फिर ठीक है, और नीचे का हिस्सा इस तरीके से पैर की ओर होता है। दूसरा है आपका निकट दूर का विकास। यहाँ से भी प्रश्न सीटेट में आपका बहुत बार पूछा गया है। यानी केंद्रीय भागों का निर्माण पहले और इसके बाद दूर के भागों का। जैसे कि पहले ये हमारी हथेली है, ठीक है, तो पहले इसका निर्माण होगा, इसके बाद ये यानी दूर का, ये उंगलियों का विकास हमारा बाद में होगा। ठीक है, इस तरीके का ये निकट से निकट दूर का विकास, और इन दोनों से ही, ठीक है, यानी विकास का एक निश्चित प्रतिरूप। तो ये एक निश्चित प्रतिरूप है। विकास इसी क्रम में होता है, ऐसा नहीं है कि पहले पैर बन जाए और फिर सिर बने। तो इसलिए इसका एक निश्चित प्रतिरूप है। फिर है आपका विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, अर्थात बालक पहले सरल क्रियाएं और बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। जैसे कि सबसे पहले वो बच्चा रेंगना सीखता है, ठीक है, फिर घुटुन चलना सीखता है, उसके बाद खड़ा होना सीखता है, फिर चलना और दौड़ना। यानी पहले सरल क्रियाएं करता है और फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं करता है। और देखो, विकास अवस्थाओं से गुजरता है। तो प्रत्येक मनुष्य, ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यानी इन अवस्थाओं से सभी को गुजरना ही पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास निरंतर चलता रहता है आपका। अविलोमिता का सिद्धांत, यानी उल्टा नहीं होता।
ठीक है, विकास उल्टा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि पहले आप चलना दौड़ना सीख जाएं, फिर उसके बाद रेंगना सीखें। ठीक है, पहले आप बोलना सीख जाएं, फिर उसके बाद रोना सीखें। तो मतलब उल्टा नहीं होता। ठीक है, अवलंबितीय का सिद्धांत और वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक मनुष्य का विकास में विभिन्नता पाई जाती है। कभी भी दो व्यक्तियों के विकास में समानता नहीं पाई जाती है। आप दो जुड़वा बच्चों को लीजिएगा, उनके भी विकास में आपको विभिन्नता देखने को मिलेगी, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। वातावरण वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी वातावरण और वंशानुक्रम इन दोनों की अंतःक्रिया का भी सिद्धांत है। बच्चे के विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव रहता है, और वातावरण और वंशानुक्रम से आपका प्रश्न बनता भी है। ठीक है, वंशानुक्रम का आपका 80% योगदान होता है बच्चे के विकास में, और इसके साथ साथ वातावरण का आपका 20%। ठीक है, यानी वंशानुक्रम का आपका ज़्यादा होता है, जिसके माता पिता ज़्यादा परिपक्व होते हैं, ठीक है, बुद्धिमान होते हैं, तो 80% उनके बच्चे भी बुद्धिमान होते हैं। देखो, वीडियो आपकी बहुत लंबी होने वाली है, मैराथन ही एक तरह से आप इसको मान करके चलिए, लेकिन आपका फुल रिवीजन होगा। और मैंने सभी पॉइंट नहीं लिए हैं, सिर्फ वही पॉइंट लिए हैं जहाँ जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आपके, जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण है, तो वंशानुक्रम का तो होता ही है, वातावरण का भी है, संस्कृति का भी प्रभाव रहता है। ठीक है, तो प्रत्येक यानी भिन्न भिन्न संस्कृतियों में बच्चे का प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। राष्ट्रीयता का भी प्रभाव पड़ता है, आर्थिकता का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, बुद्धि का, समाज का, बीमारी, लिंग, पोषण। ठीक है, अब आपको हो गए पोषण। तो देखो, पोषण का भी प्रभाव बच्चे पर अवश्य पड़ता है। ठीक है, अगर बच्चे को अच्छा पोषण नहीं मिलता है तो फिर उसका शारीरिक विकास प्रभावित होता है। शारीरिक विकास प्रभावित के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। अब देखो, बाल विकास की अवस्थाएं तो सबसे ज़्यादा आपकी रॉस के अनुसार पूछी जाती हैं, तो सिर्फ मैंने यही ली है। शैशवावस्था, क्योंकि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। शैशवावस्था ये आपको या तो 1 से 3 वर्ष में देखने को मिलेगा, या फिर 0 से 3 वर्ष। ठीक है, तो शैशवावस्था कितना है? 1 से 3 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न ये चीज़ें दी हैं। अब बात करते हैं जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे ने के विकास के यदि इनके सिद्धांत का नाम क्या है, तो इनके सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। 4 अवस्थाएं दी हैं इन्होंने, और ये 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी ये 4 अवस्थाएं हैं। संवेदी गामक, या इसे पेशी अवस्था भी कहते हैं, या फिर इंद्रिय जनित भी अवस्था कहती हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ ज़्यादातर इंद्रियों के द्वारा, यानी पेशी, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों से सीखता है। इंद्रियों से ही बच्चा अपना विकास करता है, और ये आपकी 0 से 2 वर्ष होती है। इसमें बच्चा अपना मूल व्यवहार शुरू कर देता है, जैसे हंसना, रोना, पुनरावृत्ति और अनुकरण ज़्यादा करता है। बच्चा अपने बड़ों का अनुकरण करता है। किसी भी चीज़ की पुनरावृत्ति, यानी बार बार एक ही कार्य को बच्चा ज़्यादा करता है। वस्तु स्थायित्व की आपका इसी में होता है, 0 से 2 वर्ष। और यानी वस्तु स्थायित्व किसे कहते हैं? न दिखने पर भी वस्तु का अस्तित्व। ठीक है, बच्चे को अपनी माँ नहीं दिख रही है, लेकिन उसे पता है कि माँ है। ठीक है, उसे खाने की कोई भी वस्तु नहीं दिख रही है, लेकिन वो रो करके मांगता है, क्योंकि उसे पता है। वस्तुओं को देखकर सुनकर ज्ञान को ग्रहण करता है इसमें बच्चा। दूसरा है आपका दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे प्राक अवस्था भी कहती है, और ये आपकी 2 से 7। ठीक है, 0 से 2, 2 से 7। और जीव बात की इसमें शुरू हो जाता है बच्चा। जीव बात तो यानी खिलौनों को जीवित समझने लगता है। अविलोमिता यानी मूल बिंदु पर बच्चा नहीं लौट पाता है, और पड़ोसी बच्चों के साथ बच्चे का ज़्यादातर खेलना शुरू हो जाता है। अहम केंद्रित यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ शेयर भी नहीं करता। ठीक है, तो सारी चीज़ें खाने पीने की वस्तु ही बच्चा सिर्फ अपने आप पर ही लेता है। अहम केंद्रित है। अहम केंद्रित वार्ता भी बच्चा करता है, अपने आप से बातें करना बच्चा शुरू करता है। तीसरी अवस्था होती है आपकी ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपकी 7 से 11 वर्ष। तो इसमें बच्चा तर्क आधारित चिंतन शुरू कर देता है, मूर्त चिंतन करता है। ठीक है, यहाँ आपका अमूर्त चिंतन नहीं होता है 7 से 11 में। ठीक, इसे ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्रमबद्धता निर्मित करना, यानी बच्चा क्रम से चीज़ों को लगाना सीख जाता है। भार, क्रम, आकार आदि की समझ हो जाती है। ठीक है, कि क्रम कितना है।
और आपका ये 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है वहाँ बच्चा नहीं जानता है इन सारी चीज़ों को, और संरक्षण परिरक्षण ये सारी चीज़ें आपकी बच्चा इसमें सीख जाता है। चौथी अवस्था है आपकी अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं, और ये आपकी 11 से 15 है। अमूर्त चिंतन बच्चा इसमें करने लगता है, अपसारी चिंतन, तार्किक चिंतन और समस्या का समाधान भी स्वयं से बच्चा करना सीख जाता है। देखो स्कीमा आपका बहुत पूछा जाता है, तो स्कीमा क्या है और स्कीमा ये किसने दिया है? जीन पियाजे, हमेशा याद रखना है, ठीक है। संक्रिया ये भी आपका जीन पियाजे, समायोजन ये भी आपका जीन पियाजे, और इसके साथ साथ आपका आता है समावेशन, ठीक है, तो ये भी आपका जीन पियाजे। स्कीमा बच्चे की सूचना का भंडार गृह, ठीक है, यानी बच्चा जो भी सीखता है तो उसे अपने यानी एक भंडार कर लेता है, उसे उन्होंने स्कीमा का नाम दिया है। खिलौनों को तोड़कर जोड़ने की कोशिश ये संक्रिया होती है। नई जानकारी मिलने पर पुरानी जानकारी के गलत हो जाने पर जानकारी को फिर से व्यवस्थित करना, यानी पुरानी जानकारी को हटा दे करके बच्चा व्यवस्थित करता है, ये समायोजन है। और समावेशन नई जानकारी को पुरानी जानकारी में बिना अंतर किए जोड़ना, ठीक है, ये समावेशन है। समायोजन, समावेशन, संक्रिया, स्कीमा, यहाँ से भी प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो बात करते हैं हम लॉरेंस कोहलबर्ग की। इन्होंने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, और डिटेल में आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की के ऊपर वीडियो पहले ही दिया चुकी है, लेकिन अब आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, और आप पढ़ना भी मत, आपका यहाँ से ही हो जाएगा। नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं तथा 6 चरण प्रतिपादित किए। देखो यहाँ से प्रश्न आपका बनता है, अगर आपसे अवस्थाएं पूछ ली जाए तो 3, ठीक है, और चरण पूछ लिए जाएं तो आपके 6। सबसे पहली है इनकी पूर्व या प्राक या रूढ़गत नैतिकता का स्तर, और देखो कभी कभी आप भूल जाते हो तो इसे आप प्री से याद रखें, ठीक है, इंग्लिश वाले उसमें आप देख लें, ठीक है, प्री, और फिर दूसरे में आपका सिर्फ कन्वेंशन, और तीसरे में आपका पोस्ट, यानी प्री, पोस्ट, और तीसरा आपका, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ये ट्रिक है इसको याद रखने की। तो पूर्व और प्राक, और ये आपका 3 से 10 वर्ष या फिर आपको 4 से 10 वर्ष का देखने को मिलेगा, कोई एक मिलेगी इनमें से, ठीक है। इसमें बच्चा आज्ञा एवं दंड की अवस्था, अहंकार की अवस्था, ठीक है, यानी बच्चा इस अवस्था में प्रत्येक चीज़ यानी आज्ञा का पालन करता है ज़्यादातर, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, और दंड का भी, दंड की अवस्था होती है, यानी उसे दंड की भी अवहेलना नहीं करता, और दंड के भय से भी नैतिकता का विकास होता है। और देखो डिटेल में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। परंपरागत रूढ़गत नैतिकता का स्तर ये आपका दूसरा है, तो ये आपको 10 से 13 वर्ष में देखने को मिलेगी। तो इसमें प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, तो इस तरीके से बच्चा कार्य करता है। और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, तो बच्चा जो भी समाज के नियम है तो उनके प्रति बच्चे को सम्मान रहता है, ठीक है। तीसरी है आपकी उत्तर परंपरागत रूढ़वादी अवस्था, और ये 13 से 16 वर्ष या 13 से ऊपर, ठीक है। और सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, यानी समाज के प्रति बच्चे सिद्धांत अपने बनाने लगता है, तर्क भी करने लगता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यानी जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं उनके प्रति बच्चा अपना दृष्टिकोण रखना शुरू कर देता है, और वो यहाँ सीख जाता है कि यानी नियमों में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। जो नियम वो शुरू से देखता आ रहा था, तो इनमें कुछ दूसरे भी यानी नियम है जो हमारे, उनमें परिवर्तन होता रहता है। अब बात करते हैं लेव वाइगोत्स्की की। तो लेव वाइगोत्स्की के इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी होता है। संज्ञानात्मक विकास अगर आपको अकेला मिल जाए तो जीन पियाजे, सामाजिक जुड़ जाए, जहाँ भी बात सामाजिक आ जाए आपका, चाहे सामाजिक सांस्कृत हो, सामाजिक संरचना हो, सामाजिक संज्ञानात्मक हो, लेव वाइगोत्स्की हैं आपके, ठीक है। इन्होंने महत्वपूर्ण कारक माना है बच्चे के विकास में परिवार को, मित्र को, समाज और विद्यालय, ठीक है। और इनकी 2 महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जैसे ZPD का सिद्धांत दिया इन्होंने, तो वास्तविक विकास के, जिसे जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकट विकास का क्षेत्र ZPD कहलाता है, यानी निज वाक, निज भाषा या आंतरिक वो, ठीक है, यानी बच्चा अपने आप से जो बातें करता है
ठीक है। तो जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रित वार्ता, और आपके वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, निजवॉक या निज भाषण या आंतरिक भाषा। देखो जो वास्तविक विकास होगा बच्चे का, और ठीक है जो मतलब हो चुका है, और संभाव्य यानी कितनी संभावना है उसके बीच का अंतर है। ठीक है, तो जो उसी अंतर को जड़ पीढ़ी आपका कहा गया है। और यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, यह पहाड़िया ढांचा, हिंदी में आपको पहाड़िया ढांचा मिलेगा, तो आपको समझ में नहीं आए तो स्कैफोल्डिंग। ठीक है, आप इंग्लिश वाले ऑप्शनों को अवश्य देखा करें। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली सहायता को पहाड़िया ढांचा कहते हैं। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, और विकास यानी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास आपका किस तरीके का होता है, तो आपका शारीरिक भी होता है, मानसिक होता है और सामाजिक होता है। अब बात समाजीकरण की कर लेते हैं। तो समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। ये व्यक्तियों को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, मूल्यों, आदर्शों आदि का पालन करना और विपरीत सामाजिक परिस्थितियों में अनुकूलन करना सिखाता है। अब बात करते हैं समाज और बालक की। तो पालन पोषण, सहानुभूति, सहकारिता, निर्देश, आत्मीकरण, पुरस्कार एवं दंड, अनुकरण, सामाजिक शिक्षण आदि बालक के समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, तो यानी महत्वपूर्ण कारक क्या है बच्चे के समाजीकरण के, तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण कारक हैं। और समाजीकरण करने वाले तत्व हैं आपके परिवार है, विद्यालय है, पड़ोस है, साथी हैं, समुदाय हैं, धर्म है। ठीक है, तो इन सब में बच्चे का समाजीकरण होता है। अब बात करते हैं हम प्रगतिशील शिक्षा की। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में जॉन डीवी का विशेष योगदान है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। जॉन डीवी शिक्षा को निश्चित या स्थिर प्रक्रिया न मानकर एक प्रगतिशील प्रक्रिया माना है, यानी निरंतर चलने वाली, परिवर्तन होता रहता है, उनका ये माना है, जो समय, देश, जरूरत, परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यानी इसमें प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ है परिवर्तन। ठीक है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, ये जॉन डीवी ने कहा है। और महत्वपूर्ण तत्व रुचि और प्रयास और प्रोजेक्ट प्रणाली आपकी जॉन डीवी ने ही दी है। ठीक है, यानी जो भी बच्चा सीखता है तो उसमें दो कारण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, रुचि और प्रयास। जब तक रुचि नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ को करने का प्रयास नहीं करेंगे, और जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम कोई भी कुछ भी नहीं सीखेंगे। अब बात करते हैं बुद्धि की, और बुद्धि से भी प्रश्न आपका बनता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि कई अर्थों में किया जाता है। यह वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। यानी हमारी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समाधान हमें करने की शक्ति देती है, और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए में सक्षम भी बनाती है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। ठीक है, और बुद्धि के कुछ सिद्धांत हैं और ये आपके पूछे भी जाते हैं। एक कारक विने, द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक, प्रतिदर्श थॉमसन, त्रियामी गिलफोर्ड, समूह कारक थर्स्टन। देखो समूह कारक से आपके प्रश्न अवश्य बनते हैं। समूह कारक में आपके जैसे कि थर्स्टन ने दिया है, और आपका बन जाता है कि यानी बुद्धि में आपकी जो म्यूजिशियन में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इस तरीके से। यानी वो प्रश्न आपका 2024 में पूछा भी गया था। का और ख है त्रितंत्र का आपका स्टर्नबर्ग। और अब है आपका टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी। तो देखो 25 से नीचे जड़, 25 से 49, ठीक है, यानी 49 मूढ़, 50 से 69 मूर्ख, ये आपकी जड़ बुद्धि हो गई, ये मूढ़ हो गई और ये मूर्ख हो गई। ठीक है, 70 से 79 निर्बल या कमजोर बुद्धि, 80 से 89 सामान्य से नीचे, 90 से 109 सामान्य, ठीक है, 110 से 119 यानी 110 से 119 सामान्य से ऊपर,
और 120 से 129 कुशाग्र तीव्र या श्रेष्ठ बुद्धि, 130 से 139 अति कुशाग्र या अतिश्रेष्ठ, और 140 प्लस। ठीक है, तो ये आपके प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं और यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है टर्मन की बुद्धि लब्धि। अब आगे बढ़ते हैं। देखो कम से कम समय में मैं आपको पूरी सीडीपी की रिवीजन कराने की कोशिश कर रही हूँ। जिन लोगों ने भी आपने मतलब नोट्स नहीं बनाए हैं उनका फुल रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालती हूँ, वरना आप वंदना अकेडमी नाम से ही सर्च करोगे और यही लोगो है सेम, आपको मिल जाएगा। अभिप्रेरणा, देखो अभिप्रेरणा क्या है, यानी प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो जब अंदर से अप्रेरित नहीं होंगे तब तक उस कार्य को नहीं करेंगे, और उस कार्य को अंत तक करना, ठीक है, अंत तक यानी लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारी प्रेरणा कहलाती है। और ये दो तरह की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में आपकी आंतरिक प्रेरणा आती है, नकारात्मक में आपकी बाह्य प्रेरणा आती है। यानी बच्चा जब अंदर से प्रेरित होता है, ठीक है, अंदर से प्रेरित बच्ची बात आ जाए तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, और बाह्य प्रेरित ये आपका नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, और बाह्य प्रेरित में यानी बच्चा पुरस्कार के लिए पढ़ता है कि उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको पैसे मिलेंगे या उसको ये सारी चीज़ें मिलेगी। लेकिन बच्चा जब आंतरिक अंदर से प्रेरित होता है तब अच्छा सीखता है, और ये एक सकारात्मक प्रेरणा है। अब बात करते हैं अधिगम अक्षमताएं। यहाँ से भी प्रश्न आपका पूछा जाता है, और यहाँ से प्रश्न आपका सिर्फ सीडीपी में ही नहीं मैथ में भी आपका पूछा जाता है। मैथ के साथ साथ आपका भाषा के दोनों ही यानी दोनों भाषाओं में आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसे आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। डिसलेक्सिया, ये डिसलेक्सिया आपकी पठन विकार से संबंधित होती है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है यानी लेक्सिया, और ये पढ़ने से होती है। डिसलेक्सिया और ग्राफिया ये दोनों आपको अच्छे से देखनी है। देखो ग्राफिया यानी पेपर पेंसिल के साथ हम जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसके लिए पेपर पेंसिल यानी लिखने के लिए चाहिए होता है, तो ग्राफिया लेखन से, लेक्सिया आपके पढ़ने से। और डिसकैलकुलिया ये गणना विकार, और कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर और कैलकुलेटर से हम गणना करते हैं तो गणना विकार। प्रेक्सिया जब किसी चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो थकावट होती है, और नींद के कारण, ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशलों का प्रभावित होना। और ये तीनों आपके सूक्ष्म गतिक कौशल में आते हैं, पढ़ना, लिखना, गणना। ठीक है, बुलिमिया खाने का विकार, डिस्फेजिया या फिर अफेजिया भी होता है, ये मौखिक संप्रेषण में कमी, डिस्थीमिया तनाव परीक्षाओं के दौरान। और प्रश्न आपका यहाँ से, ठीक है, कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपके अवश्य पूछे जाते हैं पूरे सीटेट में। ठीक है, मान के चलिए एक प्रश्न आपका सीडीपी में पूछा गया, एक प्रश्न आपका गणित में पूछा गया, और दोनों भाषाओं में 2, तब भी आपके 4 प्रश्न होते हैं, जबकि कभी कभी आपके 5 और कभी कभी आपके 6 प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से सीखें। और भाषा में आपका पठन वैफल्य इस तरीके से पूछ लिया जाता है, तो वहाँ आपको थोड़ा इंग्लिश वाला देख लेना है, ठीक है, समझ के साथ। अब बात करते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या है, जाति, धर्म, लिंग, शारीरिक क्षमता के आधार पर बिना भेदभाव किए शिक्षा सामान्य कक्षा में देना ही समावेशी शिक्षा है। एक ही कक्षा में दिव्यांग, सामान्य, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि सभी बच्चों को समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। ठीक है, यानी आपको अपनी एक ही कक्षा में सभी बच्चों को शिक्षा देनी है, चाहे आपके प्रतिभाशाली हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे सामान्य हो, कोई भी भेदभाव आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं एनसीएफ 2005 के, तो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसके जो 5 यानी मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रटंत्र प्रणाली से मुक्त किया जाए, परीक्षा को लचीला बनाया जाए, गतिविधि आधारित अधिगम, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान। और प्रमुख सूत्र है इसका, बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, मातृभाषा को वरीयता, त्रिभाषा फार्मूला, कक्षा 2 तक कोई परीक्षा नहीं, भाषा के कौशलों का विकास। ठीक है, आपके जो भाषा के 4 कौशल हैं, ठीक है, LSRW, तो इन चारों का बच्चे में विकास करने की बात आपकी एनसीएफ 2005 में कही गई है। ठीक है, एनसीएफ 2005 आपके गृह कार्य का विरोध करता है। सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी।
चहुमुखी विकास की बात कही गई है। समावेशी वातावरण होना चाहिए। पोर्टफोलियो आकलन होना चाहिए। पोर्टफोलियो आकलन आप जानते हैं कि बच्चे के पूरा ब्यौरा होता है कि बच्चे ने ठीक है, जैसे कि चारों भाषाओं का भी अलग अलग दिया जाता है। मौखिक में कितना है, ठीक है, और आपका लिखित में कितना है, बच्चे ने खेलकूद में कितना दिया, संगीत में कितना दिया। 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है और ये है आपके कला, काम, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और शांति। 5 विधियों पर जोर देता है हमारा एनसीएफ 2005। करके सीखना, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि और मिश्रित विधि। एनसीएफ 2005 हमारा कहता है शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है, ठीक है, यानी शिक्षक क्या है, शिक्षक एक सुगम करता है। अब बात करते हैं हम आरटीई एक्ट 2009 की। तो वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21, ठीक है, 21A में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये पूरे देश में लागू भी हुआ था। धारा 3 कहती है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। धारा 23 में शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किया गया है, जैसे आपका टेट है, सी टेट है, ठीक है, और बीएड, बीटीसी, ये सभी यानी योग्यताओं का वर्णन किया गया है। धारा 17 शारीरिक व मानसिक दंड पर रोक, आप बच्चे को कोई भी दंड नहीं दे सकते हैं। धारा 16 फेल करने पर रोक, बच्चे को आप फेल भी नहीं कर सकते हो। दिव्यांग बच्चों के लिए 18 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा है। और प्रश्न आपका यहाँ आपका कन्फ्यूजन वाला हो जाता है, तो दिव्यांग बच्चों की बात आपको 18 वर्ष और सामान्य बच्चे आपके 14 वर्ष। कक्षा 8 तक शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाएगी। ये सभी आपके आरटीई एक्ट 2009 में कहे गए हैं। अब बात करते हैं हम अधिगम की। अधिगम क्या है? अधिगम का तात्पर्य है सीखना, ठीक है, सीखना ही हमारा अधिगम कहलाता है। अभ्यास एवं अनुभव द्वारा व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड कहते हैं व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। क्रो एंड क्रो आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है। अब देखो, अधिगम समायोजन है। अधिगम सतत चलता रहता है। अधिगम एक प्रक्रिया है, न कि परिमाण। अधिगम का स्थानांतरण होता है। अधिगम समस्या समाधान है। अधिगम लक्ष्योन्मुखी होता है, यानी अधिगम जिससे हम अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समस्या का समाधान भी अधिगम से होता है। तो ये सारी चीज़ें, अधिगम सतत प्रक्रिया है, यानी सतत हमेशा चलता रहता है। हमेशा हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। अधिगम की कुछ विधियां हैं। त्रुटि एवं प्रयास, ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया। सूझ विधि कोहलर, अनुबंधन विधि पावलाव, खेल विधि फॉब्रेल, इंद्रिय आधारित मॉन्टेसरी, क्रियाकलाप जॉन डीवी, यही आपकी प्रगतिशील शिक्षा। खोज विधि और मिस्ट्रॉन्ग, इसके साथ आपकी क्षेत्र भ्रमण विधि भी होती है। ये आपकी कुछ अधिगम विधियां हैं। अब बात करते हैं हम निदानात्मक। ये प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। तो निदान की बात, नैदानिक, निदानात्मक, ये क्या है? तो छात्र की कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, यानी आपको इसमें कारणों का पता लगाते हैं, ये आपका निदान है। उपचारात्मक यानी उपचार, तो कारण का पता चलने के बाद दी गई सहायता, ठीक है। तो आप किस तरीके से, यानी बच्चे को किसी पढ़ने में कठिनाई है या कोई भी कठिनाई है, बच्चा आपका स्कूल नहीं आता है, तो सबसे पहले आपको कारण का पता लगाना है कि कारण क्या है, तो ये आपका निदान। और फिर उसके बाद आप उसे जो भी समझाओगे या जो भी सहायता दोगे, ठीक है। कुछ बच्चों के पास किताबें नहीं होती हैं, तो आर्थिक सहायता भी दे सकते हो और किताबें दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो भी कारण है तो उसका यानी सहायता, तो ये आपका उपचार में आती है। अब व्यक्ति विभिन्नता, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट। वैसे तो वीडियो इस पर पहले भी दी जा चुकी है, आपको सभी मतलब सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स दिए जा चुके हैं और आपने, आशा करती हूँ, अवश्य देख लिए होंगे, लेकिन फिर एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। सक्रिय, ठीक है, सहभागिता, क्रियाशीलता, सृजनात्मकता, विभिन्नता, सहारा देना, पहाड़ या ढांचा, चर्चा, अवसर, सम्मान देना, बाल केंद्रित, दृश्य श्रव्य सामग्री, जिज्ञासु, बच्चे एक नन्हा वैज्ञानिक है, समावेशी शिक्षा, खोज, अन्वेषण, ये सारी चीज़ें आपके पॉजिटिव पॉइंट में आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बच्चे को दंड देना, दंड आपको नहीं देना, ये आपका निगेटिव है। आप बच्चे को हतोत्साहित भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षक का कठोर व्यवहार भी नहीं होना चाहिए। बच्चों के साथ आपको भेदभाव नहीं कर सकते हो आप।
दबाव भी नहीं बना सकते हो। याद आपको बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में नहीं कराना है। जब भी बात केवल आ जाए, ही आए, यानी केवल यही कार्य होना चाहिए, ही भी। निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। असमानता भी नहीं होनी चाहिए, लैंगिक भेदभाव भी आपको नहीं करना है। दो बच्चों में आपको तुलना भी नहीं करनी है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी तैयार नहीं करना है, ग्रेडिंग रैंकिंग भी आपको नहीं देनी है। ठीक है, तो आज की सीडीपी की आपकी ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके आप अवश्य बताएं। देखो, आपके कमेंट करने से हम मोटिवेट होते हैं, हमें लगता है कि आपके लिए कुछ और अच्छा नया लेकर के आए। क्या ये आपके लिए कैसी लगी क्लास, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा हो सकती है कि आपको 240 पिक्सल नहीं मिले। ठीक है, 240 पिक्सल नहीं मिले, लेकिन आप 360 पर भी इसे अवश्य देखें। इसमें अगर आप चाहते हो कि आपके 30 में से 30 नंबर आए, तो ये आपको पूरे 30 में से 30 नंबर दिलाएगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।